समझता है कि सर गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। हमारे हिसाब से भैया कहीं नहीं निकलती है, और आप भी अगर कंसेप्ट समझेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछिएगा ही नहीं। और एक और फंस जाता है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है या फिर भाखड़ा नांगल है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों की कैटेगरी है। समझते हैं, देखिए उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से टूट के सन 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड को बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पूर्वी भाग थोड़ा सा छोटा है जिसे कुमायूं कहते हैं, और इस साइड का भाग थोड़ा बड़ा है, गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल जो एरिया है यहाँ बहुत से बड़े बड़े हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। अब इन ग्लेशियर यानी पहाड़ों के ऊपर से बर्फ कहाँ जाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आने लगती है। ये कमी क्यों आती है ये एक अलग टॉपिक है। बस इतना समझिए कि जब आप जमीन पे रहते हैं तो आपको कई जगह से उष्मा मिलती है। सीधे सूरज से मिलता है, इधर का दीवार गर्म, इधर का दीवार गर्म, हवाएं गर्म, नीचे का जमीन गर्म, तो कई ओर से हवा गर्मी आते रहता है, तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो नीचे की अगल बगल का वातावरण था वो तो छूट गया, अब केवल आपको सूर्य की गर्मी मिलती है, इसलिए ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घटने से जो हवा की नमी होती है, जैसे नमी हमेशा हवा में बरकरार रहती है, गर्मी में दिखता नहीं है, ठंडी में दिखता। हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो ठंडी में वो नमी दिखने लगती है, गर्मी में नहीं दिखता है। वही नमी इन पहाड़ों से टकरा और एक बर्फ का स्रोत बना देती हैं, और वही नीचे से पिघलकर नदियों का उद्गम स्रोत बन जाता है। तो नदियों का उद्गम स्रोत पहाड़ी का हिमानी यानी ग्लेशियर होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, गंगा इस तरह से निकलती है। ये हम 2 इमेज बनाएंगे, इसमें पूरा जगह नहीं लिखे हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। जबकि अगर आप दूसरा इमेज देखेंगे तो उसमें हम सारी नदियों का नाम वगैरह लिख दिए, इसको हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे। अब यहाँ समझिए, सबसे पहला जो एक जगह है उसका नाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, विष्णु गंगा, और एक साइड से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। ये 2 नदियां आपस में आके मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ इनकी गहराइयाँ बराबर हो जाती हैं लगभग। जब 2 नदियों के मिलने के वक्त में गहराई बराबर हो जाए तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज़्यादा दूसरी की गहराई कम तो नदी गहरी वाली नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ लगभग गहराई बराबर हो जाती है विष्णु प्रयाग में, तो नाम बदलकर इस रेड वाली नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। यहाँ से यहाँ तक ये रेड वाली नदी है अलकनंदा नदी। अब इसको ओवरव्यू में समझिए। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे जाकर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। नंद लाला जो है नंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो वो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज्यादा है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब ये भी जगह तो मिलन स्थल हो गया। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, चूंकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है, तो यहाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आगे मिल गई। अलकनंदा जो है कहती है भाई तुम कम गहरा हो, तुम यहीं खत्म हो जाओ, आगे हम ही बढ़ेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिल जाती है, वो नदी निकलती है केदारनाथ से। ये वाली निकली थी बद्रीनाथ से। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी आके इसे मिलती है, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। मंदाकिनी कम गहरी, ये ज़्यादा गहरी, इसलिए मंदाकिनी यहाँ समाप्त। अब ये मिलन स्थल है, इसका भी नाम प्रयाग रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है, अभी भी अलकनंदा, इस रूट में बहुत गहरी है अलकनंदा। अब यहाँ से आती है उत्तर काशी जिला से। उत्तर काशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है आपका गोमुख। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भी बहुत बड़ी नदी है और उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। छोटी सी नदी है, कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भिलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देव प्रयाग के जगह पे।
और यहाँ पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है, अब इसको याद करना बड़ा टफ है, तो उसको तरीका समझिए याद करने का। देखिए, विष्णु भगवान थे, इन्होंने अवतार लिया, तो कृष्ण भगवान का अवतार लिए थे ये। तो बचपन में कृष्ण भगवान का नाम क्या था? यशोदा का नंदलाला, नंदलाल। तो विष्णु भगवान क्या बने? नंदलाल बने। और ये जब बचपन में थे, आगे बढ़े, तो ये हमेशा इनके कान में बाली रहता था। आप देखेंगे कृष्ण भगवान काल में बाला पहनते थे, और गले में उसके बाद रुद्राक्ष की माला। तो लाइन से याद रखिएगा, विष्णु भगवान से याद रखेंगे विष्णु प्रयाग, नंदलाला से याद रखिएगा नंद प्रयाग, कान में बाली पहनते थे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला रखते थे तो रुद्र प्रयाग। और जब इतना चीज कर देते थे तो कृष्ण भगवान का जो रूप हो जाता था वो एक देव की रूप हो जाता था, और उनकी वाणी देव की वाणी हो जाती थी। अकेले महाभारत निपटा दिए फाइल अकेले, इन्हीं की तो मतलब उपदेशों को गीता में रखा गया है। तो लास्ट में वो किसका रूप ले लिए? देव का रूप ले लिए। यही 5 प्रयाग है जिसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। जो हिंदू धर्म के हिसाब से ये पंच प्रयाग घूमना बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे अपने जीवन में ये पंच प्रयाग घूमना चाहिए। तो कौन प्रयाग हो गया आपका? विष्णु भगवान से याद रखिएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो गया इनका किस तरह से? देव की भांति इनकी रूप हो गई तो देव प्रयाग। यानी 5 प्रयाग को मिला देते हैं पंच प्रयाग। तो सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब पिछले स्लाइड पे चलते हैं। यहां देखिए, ये वाला प्रयाग कौन सा होगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान नंदलाला के रूप में जन्म लेंगे तो नंद प्रयाग, कान में पहनेंगे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष की माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो जाएगा देव के भांति तो देव प्रयाग। ये नदियां हो गई। अब आप बताइए, देव प्रयाग के आगे गंगा बनती है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है आपका देव प्रयाग में। समझ आ गया? अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। संतोपत है, हिमानी है बहुत बड़ा, वहां से निकलती है धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहाँ मिलेगी? विष्णु प्रयाग में। नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। अगली नदी नंद प्रयाग, नदी का नाम रहेगा नंदाकनी, और जगह का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। इसे भी अलकनंदा लेके आगे बढ़ेगी, और अलकनंदा में आगे जाके मिलेगी पिंडार नदी। अब की जगह कौन हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी को ले जाएगी अपने साथ, मंदाकिनी को ले आके मिलाएगी तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। गले में रुद्राक्ष की माला हो गई। अब कृष्ण भगवान के पास यही सब तो चीजें थी, अब देव का रूप ले लेंगे। यहाँ पे भागीरथी आएगी अपने साथ भिलांगना को मिलाते हुए, और मिल जाएगी देव प्रयाग में, और यहाँ से बन जाएगी गंगा। तो देखिए, गंगा तो भाई साहब निकलती ही नहीं है, गंगा नदी बनती है इतनी नदियों से मिलकर। तो अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम देते हैं तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो मार दीजिएगा भाई साहब उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम को देते हैं, कमीशन लेवल का, पीसीएस, यूपीएससी लेवल का, तो इतने छोटे लेवल का वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा गंगा निकलती कहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब गंगा निकलती नहीं है। गंगा एक बहुत बड़ा नदियों का एक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, जिसे समझना पड़ेगा। इसमें हम इन नदियों को लिख दिए हैं, यहाँ पे जो घेरे हुए हैं ये प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये नदियों का नाम लिख दिए हैं। एप्लीकेशन में जब इसी को पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको याद, क्लास में जैसे याद करा देते थे उसको याद करा देंगे। अब यूट्यूब पे याद थोड़े कराएंगे बैठा के आपको, और इसका पीडीएफ और नक्शा में हम आपको इसको भरवाते थे। याद करिए, जब उत्तराखंड का नक्शा मतलब मैप के क्लास में पढ़ाते थे तो ये तो पूरा चीज आपको बता देते थे। अब इसमें 2-3 चीजें अलग से आप जान लीजिए। भिलांगना नदी जैसे आके भागीरथी से मिलती है तो इसके संगम के समीप ही बनाया गया है टिहरी बांध। अब ये टिहरी बांध में पानी बहुत भयानक लग जाता है और इस टिहरी बांध पर खतरा होता है, इसलिए टिहरी बांध के पीछे एक सपोर्ट के लिए एक और बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर बनाया गया। इसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया। जब भी बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए पीछे भी रहते हैं। जैसे भाखड़ा बांध बहुत बड़ा बांध है तो उसके पीछे एक और बांध है नांगल बांध। तो भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, ऐसे मिला के पढ़ देते हैं तो भाखड़ा नांगल एक लगने लगता है। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग है, दोनों में कौन ज्यादा ऊंचा है उसको समझिए। देखिए, उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है ये तो भागीरथी पर स्थित है, और पंजाब का जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस पर है? सतलज नदी पर। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। ये बांध 260 मीटर है ऊंचा, कहीं कहीं आपको 255 देगा, तो 260 मीटर ऊंचा है, तो ये जेन्युइन है, ऊंचा है। ये वाला बांध जो है वो थोड़ा कम ऊंचा है, 225 मीटर ही ऊंचा है। लेकिन दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कोई लड़का है 6 फीट का और कोई लड़की है 5 फीट की, आपसे
पूछा जाए सबसे ऊंची लड़की कौन है, तो इसको थोड़ा कहिएगा कि 6 फीट का, भाई साहब तो कैटेगरी अलग होगा, लड़की में तो 5 फीट को रखना पड़ेगा। लेकिन कह दे कि इन दोनों में सबसे ऊंचा इंसान कौन है, तो भाई लड़की भी इंसान लड़का भी इंसान, तब आप कहिएगा कि नहीं 6 फुट वाला ही है। तो यही एग्जाम में पूछता है कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो देखिए इस बांध की जो कैटेगरी है वो ग्रेविटी कैटेगरी का है, और ये बांध की कैटेगरी अर्थ फिलर है। ये बांध जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कि बांध कितने टाइप के होते हैं, आर्क बांध कौन सा होता है, ग्रेविटी कौन कौन से कई टाइप के बांध होते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से पूछता है ये कि सबसे ऊंचा गुरुत्व यानी ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो भाई साहब ये 260 होने के बावजूद इसको आंसर नहीं देंगे, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है, ये तो उस कैटेगरी में है ही नहीं है जिस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आपका आंसर हो जाता है भाखड़ा नंगल बांध। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाई साहब आप अर्थ फिलर हैं तब भी बांध है, ग्रेविटी है तब भी बांध है, आर्क बांध है तब भी बांध है। तो अब आपके लिए कैटेगरी का बाउंडेशन खत्म कर दिया, और ओवरऑल में अगर कहेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तब हो जाएगा आपका टिहरी बांध। लंबा में हीराकुंड अलग हो जाता है वो सब। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए उत्तराखंड के लोग गंगा को मुख्य रूप से भागीरथी को गंगा कहते हैं, और बंगाल के लोग भी गंगा को गंगा न कह के भागीरथी कहते हैं। और शास्त्रों में भी देखिएगा ना तो कई जगह गंगा को भागीरथी बोला गया है। आप बाहुबली का गाना सुनिएगा, जब वो शिवलिंग लेकर गंगा झरना के नीचे रख देता है, वहाँ गाना बजता है कि भागीरथी देख तेरे पास खुद शिव जी चले आए रे। तो आप इसको देखे होंगे ना, शिव तांडव वगैरह भागीरथी बोला जाता है। तो ये भागीरथी को लोग गंगा समझने लगते हैं, और उस हिसाब से छोटे एग्जाम में बोल देते हैं कि उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। जबकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पंच प्रयाग यानी पांचों प्रयाग में कौन कौन सा सीक्वेंस याद करने का आपको हल्का सा यहाँ बता दिया। हालांकि एप्लीकेशन पे तो जब तक आप लोग क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ये सब तो पूरा याद ही करा देते थे। कैसे याद रखेंगे प्रयाग का जगह, तो ऊपर सबसे पहले होगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और कृष्ण भगवान का रूप देव की तरह हो जाएगा तो देव प्रयाग। गंगा कहाँ बन गई, देव प्रयाग में बन गई। गंगा नदी जो पहाड़ी एरिया से निकलती है, तो यहाँ वाले एरिया में ना जो गंगा नदी, यहाँ मानव बस्तियां बहुत कम है, चूंकि पहाड़